मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बाल विकास से संबंधित जो कि शिक्षा शास्त्र होता है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आज एक छोटे परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत सी बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलता है, परंतु परीक्षा में यदा तदा इसके प्रश्न आपको देखने मिल जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है उसका नाम है वर्गीकरण या इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। ये जो टॉपिक है तो सबसे पहले इस टॉपिक का जो नाम है उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ये वर्गीकरण कहलाता क्या है। तो वर्गीकरण जो है उसका अर्थ होता है कि अगर बहुत सारे डेटा यानी कि आंकड़े आपके पास में दिए गए हैं, उन आंकड़ों को उनके समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना, डिवाइड करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण को हम इंग्लिश में क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन जो शब्द है उसमें आगे का जो शब्द है क्लासिफिकेशन यानी कि क्लास में बांटना। क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? क्लास यानी कि कक्षाओं में विभाजित करना। अब कक्षाओं में किस प्रकार विभाजित किया जाता है? जैसे कि स्कूल्स में कक्षाएं होती हैं, क्लासेज अलग अलग होती हैं। कोई अगर 10th क्लास का स्टूडेंट है वो 10th क्लास में जाएगा और 12th क्लास का स्टूडेंट है तो 12th क्लास में जाएगा। तो उनकी जो क्लासेज हैं, उनकी योग्यता है, वरीयता है, उसके आधार पर उनको क्लास में रखा जाता है कि वो 10th क्लास में है क्योंकि वो 9th पास आउट है और जो 11th पास आउट है वो 12th क्लास में है। यानी कि उनकी जो योग्यता है और वरीयता है उसको ध्यान में रखकर उन्हें अलग अलग भागों में रखा जाता है और एक जैसी योग्यता वाले छात्रों को एक क्लास में रखा जाता है। तो यही चीज़ क्लासिफिकेशन कहलाती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। यानी कि जो भी हमें आंकड़े दिए गए हैं उनमें समानता के आधार पर एक समान आंकड़ों को एक जगह व्यवस्थित करना और असमानता वाले आंकड़ों को अलग जगह रखना, इस तरह से डिवाइडेशन करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। देख लेते हैं, यहाँ पर हमें परिभाषा दी हुई है, लिखा है संकलित समंकों यानी कि आंकड़ों, डेटा, समंकों यानी कि डेटा जो कि हमें दिया गया होगा। संकलित समंकों का मौलिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं अव्यवस्थित होता है। जटिल मतलब कि थोड़ा सा कठिन होता है ये जो डेटा का समूह होता है, और अव्यवस्थित मतलब कि वो व्यवस्थित नहीं होता है और इन्हें इसी रूप में विश्लेषण एवं निर्वाचन हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। और जो डेटा दिया गया है वो चूँकि अव्यवस्थित है और जटिल है तो इसको इसी रूप में हम विश्लेषण नहीं कर सकते, उसका अध्ययन नहीं कर सकते और निर्वाचन भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि इन्हें संक्षिप्त करते हुए इनको स्वजातीयता के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभक्त ना कर दिया जाए। कब तक हम इस डेटा का अध्ययन नहीं कर सकते? जब तक कि हम ये जो जटिल डेटा है उसको हम संक्षिप्त ना कर लें और स्वजातीयता मतलब कि एक समान गुण के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभक्त ना कर दें। तो वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एकत्रित समंकों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों, वर्गों या उपवर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्गीकरण कहलाता क्या है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे संबंधित। जैसे कि आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं आपको लिखी हुई हैं। अब इनका वर्गीकरण करना है आपको, और किस आधार पर वर्गीकरण करना है? जो ऑड संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, वो अलग करना है, और इवन हैं जो नंबर्स यानी कि सम संख्याएं हैं उनको अलग करना है। तो आप इनको अलग अलग करेंगे किस तरह से? एक जगह आप सम संख्याएं लिखेंगे और एक जगह आप विषम संख्याएं लिखेंगे। अब सम में कौन कौन आ जाएंगी? 2 4 6 8। इसी तरह से विषम में आ जाएंगे 1 3 5 7। तो इस तरह से आपने सम और विषम के रूप में इन संख्याओं को डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब कुछ परिभाषाएं और दी गई हैं वो भी हम देख लेते हैं। वर्गीकरण वस्तुओं को समूहों
अथवा वर्गों में उनकी समानता और सजातीयता के अनुसार क्रमानुसार रखने की क्रिया है और यह इकाइयों की भिन्नता के बीच में उपस्थित गुणों की एकता को व्यक्त करता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है जो हमने अभी डिस्कस की हुई है। इसके बाद शुक्ल और सहाय के अनुसार परिभाषा दी गई है कि वर्गीकरण द्वारा आंकड़ों के अव्यवस्थित विशाल ढेर को एक व्यवस्थित रूप दिया जाता है ताकि भविष्य का कार्य सरल हो जाए। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि वर्गीकरण क्यों किया जाता है कि ये जो अव्यवस्थित डेटा होता है उसको हम व्यवस्थित कर पाएँ और उसका अच्छे से अध्ययन कर पाएँ। इसके बाद कॉर्नर के शब्दों में वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तथ्यों को यथार्थ रूप में या कल्पित रूप में उनकी समानता और सादृश्यता के आधार पर वर्गों या विभागों में विभाजित किया जाता है और जो इकाई की विभिन्नता के मध्य गुणों की एकता को व्यक्त करती है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वर्गीकरण से संबंधित वो दिया हुआ है कॉर्नर ने। इसके बाद आते हैं हम वर्गीकरण के प्रकारों पे। वर्गीकरण के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार का होता है, सरल वर्गीकरण और समावेशी वर्गीकरण। परंतु यहाँ पर हम पहले गुणात्मक वर्गीकरण का अध्ययन कर लेते हैं, इसी के अंतर्गत ये दोनों प्रकार आते हैं। तो गुणात्मक वर्गीकरण क्या कहलाता है? गुण के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है। देखिए गुणात्मक वर्गीकरण में आगे का शब्द क्या है? गुण। तो गुण के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसको हम बोलते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। अब जैसे कि गुण क्या होते हैं? सत्यता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, ये चीज़ें एक प्रकार के गुण होते हैं जो व्यक्तियों के अंदर विद्यमान होते हैं। तो इसके आधार पर अगर व्यक्तियों को बांटा जाए, विभाजित किया जाए तो इसको हम बोलते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। लिखा हुआ है कि जब तथ्यों का वर्णन गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जब तथ्यों का वर्णन गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि साक्षरता, ईमानदारी, चरित्र आदि ये सब चीज़ें क्या हैं? एक प्रकार के गुण हैं जो व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं। तो गुणात्मक वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सरल वर्गीकरण और समावेशी विधि। समावेशी वर्गीकरण। सरल वर्गीकरण क्या कहलाता है? इसमें सामग्री को एक गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, केवल एक गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह हमें स्पष्ट तथा निश्चित करना पड़ता है कि वह गुण उनमें उपस्थित है या नहीं। जैसे कि कहा जाए कुछ व्यक्तियों के बारे में कि इनमें से कितने व्यक्ति ईमानदार हैं, तो यहाँ पर केवल एक गुण के आधार पर वर्गीकरण किया जाना है कि उनमें आपको ईमानदारी का पता लगाना है, ना कि कर्तव्य निष्ठा का, ना चरित्र का, ना ही सत्यनिष्ठा का, ना कर्तव्य परायणता का। केवल आपको एक गुण के माध्यम से वर्गीकरण करना है। तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो क्या कहलाता है? सरल वर्गीकरण। अब आते हैं हम इसके दूसरे प्रकार पे, समावेशी वर्गीकरण या समावेशी विधि भी हम कह सकते हैं। इस विधि उपर्युक्त विधि की जो संदिग्धता है उसका निराकरण करने का प्रयास किया गया है। मतलब कि अभी जो हमने वर्गीकरण पढ़ा हुआ है सरल वर्गीकरण, उसमें केवल एक गुण के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो उसमें जो संदिग्धता होती है उसका निराकरण करने के लिए हम कौन से वर्गीकरण का प्रयोग कर सकते हैं? समावेशी वर्गीकरण। इसमें हम एक से ज़्यादा गुणों का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। इस विधि में प्रथम वर्ग की उच्च सीमा और द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा में एक इकाई का अंतर दिया जाता है, अर्थात वर्ग की उच्च सीमा को द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा से एक इकाई से कम कर दिया जाता है। तो ये कौन सा वर्गीकरण है? समावेशी। वर्गीकरण के जो विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। वर्गीकरण में संकलित समंकों यानी कि डेटा या आंकड़े, संकलित यानी कि शामिल, तो जो शामिल आंकड़े हैं उनको विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो ये बिल्कुल काम ही है वर्गीकरण का। इसके बाद वर्गीकरण का आधार गुणों की समानता या एकता होती है। तो ये भी ठीक है, गुणों की समानता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जो असमान होते हैं उनको अलग जगह रखा जाता है। यह पदों की विभिन्नता के बीच भी उनकी एकता को स्पष्ट करता है और वर्गीकरण समूह की इकाइयों को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित करता है। तो भिन्न भिन्न वर्गों में ही विभाजित किया जाएगा तभी तो वर्गीकरण हो पाएगा।
तो ये कुछ विशेषताएं हैं। इसके अलावा वर्गीकरण का जो निर्माण होता है वो वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। दोनों प्रकार का वर्गीकरण किया जा सकता है। वर्गीकरण यथार्थ रूप में भी हो सकता है और भावात्मक रूप में भी हो सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं थीं जो वर्गीकरण से संबंधित थीं। अब वर्गीकरण किया क्यों जाता है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वर्गीकरण का उद्देश्य जटिल तथा बिखरे हुए तथ्यों को सरल बनाना है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं और उन आंकड़ों का आपको अध्ययन करना है, विश्लेषण करना है, उसके संबंध में कोई समस्या का आपको समाधान प्राप्त करना है, तो अगर आप उसको डिवाइडेशन कर लेते हैं, उन जो जटिल है जो डाटा उसको आप सरल बना लेते हैं, उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, तो इसके माध्यम से वो आपको अध्ययन और समस्या का समाधान आसान हो जाएगा। तो ये ही एक प्रकार का वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अलावा समूह की इकाइयों की भिन्नता में निहित एकता को स्पष्ट करना। अब जैसे कि बहुत सी इकाइयों में आपने बांट दिया है किसी वर्गीकरण के आधार पे आंकड़ों को, तो इन इकाइयों में क्या एकता है कि इनको एक जगह रखा गया और जो इकाइयाँ इनसे अलग हैं उनको अलग जगह रखा गया। तो जो इकाइयों की भिन्नता में जो एकता होती है वो स्पष्ट हो जाती है। इसके अलावा आंकड़ों को संक्षिप्त और सरल रूप देना, तो आंकड़े संक्षिप्त हो जाते हैं जटिल से। आंकड़ों को सरलता से समझने योग्य बनाना, तो आंकड़े सरलता से समझने योग्य भी हो जाते हैं। आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना, अब चूंकि समान गुण वाली चीज़ों को एक जगह रख दिया गया और दूसरे प्रकार की समान गुण वाली चीज़ों को या असमान वाली चीज़ों को हमने अलग जगह रख दिया, तो हम आसानी से उनमें तुलना कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध निश्चित करना, इसके अलावा तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना। तो ये कुछ उद्देश्य हैं जो वर्गीकरण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्गीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर संपन्न होता है। एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी।